चलो तो अब अपन देखेंगे सेक्शन 22 एलिजिबिलिटी टू बी पार्टनर्स, मतलब कौन एलिजिबल है पार्टनर बनने के लिए। तो इसमें ऐसा है, जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किया था आरओसी के पास में, वहाँ पे जिस भी पर्सन ने अपने नाम को सब्सक्राइब किया था वो एलिजिबल है पार्टनर बनने के लिए। अब ये बात तो हो गई इनकॉर्पोरेशन के टाइम की, मगर आगे अब जो इनकमिंग पार्टनर्स रहेंगे उनके केस में क्या रहेगा। तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है इनका, जो भी एलएलपी एग्रीमेंट में जिसका नाम आएगा वो पर्सन एलिजिबल है पार्टनर बनने के लिए। अगला है सेक्शन 23 रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स। यहाँ पे हमको ये बता रहा है पार्टनर्स के बीच का रिलेशन। तो इसमें हमको सबसे पहले उन्होंने बताया है पार्टनर्स के आपस का रिलेशन और एलएलपी और पार्टनर्स का रिलेशन। तो इस केस में ऐसा है कि जो भी एलएलपी एग्रीमेंट है वो हमें बताएगा पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में। मगर जिस केस में एलएलपी एग्रीमेंट नहीं है उस केस में हम फर्स्ट शेड्यूल को कंसिडर करेंगे म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज को देखने के लिए। अगला में ये बता रहे हैं कि इस एलएलपी एग्रीमेंट में अगर किसी भी प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं तो इसके लिए आप प्रिस्क्राइब फॉर्म में, प्रिस्क्राइब मैनर में और प्रिस्क्राइब फीस के साथ में आरओसी को सबमिट करेंगे। नेक्स्ट, अगर आपने एग्रीमेंट बनाया था इनकॉर्पोरेशन के पहले और उसको सारे पार्टनर्स रैटिफाई कर देते हैं, दैट इज उसको अप्रूव कर रहे हैं वो इनकॉर्पोरेशन के बाद में, उस केस में जो भी ऑब्लिगेशंस थी वो सब इम्पोज हो जाएंगी एलएलपी के ऊपर उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इसमें सेक्शन 24। सेक्शन 24 डील करता है सीजेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट के साथ। यहाँ पे हमको बता रहा है कि कब पार्टनर का इंटरेस्ट उस पार्टनरशिप में खत्म हो जाएगा। सबसे पहले इसमें सबसेक्शन 1 में बताया है कि पर्सन जो है वो पार्टनर नहीं बचेगा, उसके लिए हम देखेंगे एलएलपी एग्रीमेंट। मतलब एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जिस तरह से ऐसा लिखा हुआ है कि उसको पार्टनर कंसिडर नहीं करना है तो उस केस में पार्टनर कंसिडर नहीं होगा। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में जो भी बंदा है उसको अपना रेजिग्नेशन का इंटेंशन देना पड़ेगा दूसरे पार्टनर्स को विद इन 30 डेज। बाकी इन जनरल अगर हम बात करते हैं कि पार्टनर कब पार्टनर नहीं रहेगा, तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, अगर पार्टनर ही ना रहे उस केस में या फिर पार्टनरशिप फॉर्म ही ना रहे, दोनों ही केस में पार्टनर जो है पार्टनर के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। अगला इसमें बोल रहे हैं अगर वो हो जाता है अनसाउंड माइंड, मतलब अगर कोई व्यक्ति क्या हो गया है पागल, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, वो पार्टनर बनने के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, मतलब उसका पार्टनरशिप इंटरेस्ट जो है वहाँ पे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर उसने अप्लाई कर रखा है इंसॉल्वेंसी के लिए या फिर वो डिक्लेयर हो चुका है एज अ इंसॉल्वेंट, उस केस में भी जो उसका पार्टनरशिप इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे बता रहा है कि जो भी फॉर्मर पार्टनर है, मतलब वो जो गया हुआ पार्टनर था, उसको फिर भी पार्टनर माना जाएगा जब तक कि वो अपना ये जो नोटिस है रजिस्ट्रार को नहीं डिलीवर कर देता है और साथ ही उन लोगों को डिलीवर नहीं कर देता जिनके साथ एलएलपी डील करती आई है। सीजेशन मतलब पार्टनरशिप इंटरेस्ट खत्म होने से जो पार्टनर है उसकी ऑब्लिगेशंस डिस्चार्ज नहीं होती है, वो सिर्फ अपने पार्टनर की पोजीशन से जा रहा है मगर उसकी जो भी ऑब्लिगेशंस थी वो सब कंटिन्यू करेंगी। अगर हम बात करते हैं डेथ या फिर इंसॉल्वेंसी की, तो उस केस में ऐसा बता रहे हैं कि जो भी फॉर्मर पार्टनर है या फिर जो भी कोई अदर पर्सन है, जैसे अगर डिसीज पार्टनर के केस में उसके कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो वो उस केस में इंटाइटल रहेंगे कि वो जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन का इक्वल अमाउंट है वो रिसीव कर लें, या फिर जो भी उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में शेयर था उसके लिए भी उनके पास एक राइट रहेगा कि वो अमाउंट को रिसीव कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे सेक्शन 25। ये डील करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स। तो यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं कि अगर पार्टनर का नाम या फिर एड्रेस चेंज हो रहा है तो उस केस में उसको 15 डेज के विद इन एलएलपी को चेंज के बारे में इंटीमेट करना पड़ेगा। फिर ये जो एलएलपी रहेगी उसे विद इन 30 डेज ये सारे चेंजेस के बारे में इंटीमेट करना पड़ेगा आरओसी को। मगर कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे पर्सन को ऐसा लग रहा है क्या कि जो उसने ये नोटिस दिया है अपने सीजेशन का एलएलपी को, एलएलपी वो सीजेशन का नोटिस आरओसी के पास तक फाइल नहीं करेगा, तो उस केस में यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि जो पर्सन है वो खुद ही क्या करेगा, अपना सीजेशन का नोटिस सबमिट कर देगा आरओसी को। अब आरओसी इसके लिए कंफर्मेशन लेगा उस एलएलपी से, मगर मान लेते हैं एलएलपी इतनी ढीठ निकली कि उसने आरओसी को भी अपना कंफर्मेशन नहीं दिया, तो उस केस में विद इन 50 डेज आरओसी क्या करेगा, वो जो सीजेशन का नोटिस था उसको रजिस्टर कर देगा।
नेक्स्ट जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर। मतलब अब हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो भी एलएलपी है या फिर जो भी पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी किस एक्सटेंट तक रहने वाली है। सबसे पहला है सेक्शन 26। ये हमको बता रहा है कि पार्टनर एज अ एजेंट, मतलब यहाँ ये हमको बता रहा है कि जो भी पार्टनर है वो एलएलपी का एजेंट माना जाता है मगर दूसरे पार्टनर्स का एजेंट नहीं माना जाता है। पार्टनरशिप की बात करें तो वहां पे ऐसा बोला जाता था कि म्यूचुअल एजेंसी रहती थी, मतलब एक पार्टनर जो है वो दूसरे ही पार्टनर्स का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। मगर एलएलपी के केस में ऐसा नहीं रहता है, यहाँ जो पार्टनर है वो सिर्फ एलएलपी का एजेंट है, दूसरे पार्टनर्स का एजेंट नहीं रहता है। अब एक एक करके हम देखेंगे एलएलपी की लाइबिलिटी किस एक्सटेंट तक की है और पार्टनर की लाइबिलिटी किस एक्सटेंट तक की है। सेक्शन 27 ये डील करता है एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी, मतलब एलएलपी की लाइबिलिटी किस एक्सटेंट तक रहने वाली है। तो यहाँ पे हमको ये बता रहा है कि जो भी पार्टनर है वो किसी भी पर्सन के साथ में डील कर रहा है। अब ये जो पार्टनर डील कर रहा था इसके पास अथॉरिटी नहीं थी कि वो ऐसा कोई पर्टिकुलर एक्ट कर सके, और वो जिस पर्सन के साथ में डील कर रहा था उस पर्सन को भी इस चीज़ की नॉलेज थी कि जिसके साथ वो डील कर रहा है उस पार्टनर के पास ये करने की अथॉरिटी नहीं है, या फिर वो ऐसा जानता था कि ये जिसके साथ डील कर रहा है वो पार्टनर है या नहीं उसको इस चीज की भी खबर नहीं थी। तो इस केस में यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि जो एलएलपी है वो पार्टनर्स के एक्ट्स के लिए लायबल नहीं होगी। बेसिकली देखा जाए तो एलएलपी से वो एक्ट्स के लिए लायबल होगी जो कि पार्टनर ने करे हैं विद इन अथॉरिटी और इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब आगे हमको बता रहा है एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर। तो यहाँ पे हमको बता रहा है कि जो भी एलएलपी की ऑब्लिगेशन है उसके लिए पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं होता है। पार्टनर पर्सनली लायबल सिर्फ और सिर्फ एक केस में होगा जब उसने कुछ गलत काम करा हो, मतलब रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन के लिए ही पार्टनर पर्सनली लायबल होगा, इसके अलावा पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं होगा। सेक्शन 29 हमें बताता है होल्डिंग आउट, मतलब यहाँ पे हमें बता रहा है वही पार्टनर बाय होल्डिंग आउट जो कि हमने देखा था पार्टनरशिप एक्ट में भी, ये एक टाइप ऑफ पार्टनर है। होता क्या है होल्डिंग आउट में, एक जो पर्सन रहता है वो खुद को रिप्रेजेंट करता है क्या कि वो उस एलएलपी का पार्टनर है, या फिर वो किसी और को परमिट करता है कि वो जो दूसरा पर्सन है वो उसको ऐसा शो कर दे कि वो उस एलएलपी का पार्टनर है। अब इस रिप्रेजेंटेशन के बिलीफ पे क्या होता है, किसी व्यक्ति ने अगर उसने क्या कर दिया है एलएलपी को दे दी है क्रेडिट, तो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है ये जिस पर्सन ने रिप्रेजेंट किया था कि वो क्या है एलएलपी का पार्टनर है, तो उस केस में वो पर्सन लायबल हो जाएगा उस पर्सन के लिए जिसने एलएलपी को क्रेडिट दी है। आगे ये बता रहा है हमको अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। सेक्शन 30 डील करता है इससे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं अगर एलएलपी या फिर कोई पार्टनर ने कुछ भी ऐसा एक्ट करा है जिसमें उनका इंटेंशन ही था कि उनको ये क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करना था, या फिर जो भी वो कर रहे थे उनका पर्पस था फ्रॉडुलेंट वाला, तो इस केस में ऐसा बोल रहे हैं जो भी एलएलपी या फिर पार्टनर्स रहेंगे उनकी लाइबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड। मगर अगर ऐसा कोई एक्ट है जो एलएलपी के अथॉरिटी के बिना हुआ था तो उस केस में सिर्फ पार्टनर्स लायबल रहेंगे, एलएलपी लायबल नहीं रहेगी। यहाँ पे बता रखा है कि अगर कोई भी बिजनेस इस तरह से करता है दैट इज फ्रॉडुलेंट पर्पस से किसी इंटेंशन से कर रहा है तो उस केस में इम्प्रिजनमेंट होगा अप टू 2 years का और फाइन रहेगा मिनिमम 50,000 से मैक्सिमम 5 लाख तक का। एलएलपी पार्टनर या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर या फिर उस एलएलपी के कोई भी एम्प्लॉय ने अगर फ्रॉडुलेंट मैनर में कुछ भी अफेयर्स कंडक्ट करे हैं तो उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो लगेंगी ही और साथ ही साथ उसको कंपनसेशन भी पे करना पड़ेगा। अब अगला सेक्शन है 31 विसल ब्लोइंग का। अब विसल ब्लोइंग का सबसे पहले तो हम बेसिक सा मतलब समझे क्या होता होगा विसल ब्लोइंग का मतलब। इसकी अगर हिंदी करें तो क्या हो जाएगा, ये विसल ब्लोइंग मतलब सीटी बजाना, पर यहाँ ये सीटी बजाने से छेड़ाछाड़ी का मतलब नहीं है। यहाँ सीटी बजाने का अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे कोई भी वॉचमैन या फिर गार्ड होता है, रात में अगर उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी गड़बड़ है तो वो क्या कर देता है अचानक से सीटी बजा देता है, मतलब वो क्या कर रहा है जुर्म के खिलाफ आवाज उठा रहा है। एग्जैक्टली इधर भी ये कंसेप्ट इसलिए लेके आए हैं कि अगर किसी पर्सन को जो कि एलएलपी से कनेक्टेड है उसको अगर ऐसा लगता है कि उस एलएलपी में कुछ गड़बड़ चल रही है तो यहाँ पर उसको ऑप्शन दिया है कि वो विसल ब्लो कर सकता है। मतलब वो क्या करेगा, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी या जो भी कोई डिपार्टमेंट है उसको वैसा इंटीमेट कर सकता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है। सेक्शन की अगर बात करते हैं सब सेक्शन 1 है, इसमें हमको ऐसा बता रहा है कि जो कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल है वो चाहे तो क्या कर सकता है किसी भी पार्टनर या एम्प्लॉय की जो पेनल्टी है उसको कम कर सकता है या फिर पूरा का पूरा वेव ऑफ कर सकता है अगर वो पार्टनर और एम्प्लॉय इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे दे जिससे क्या हो जाए
कि किसी का गुनाह पकड़ा जाए। या फिर अपन देखें कि इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही थी तो भी उस पार्टनर या एम्प्लॉय ने कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जिससे क्या हुआ, एलएलपी या फिर उसका कोई पार्टनर या फिर एम्प्लॉय का कन्विक्शन हुआ है। तो इस केस में बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर आप किसी भी तरह की यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे देते हो जिससे जो भी गलत व्यक्ति हो पकड़ा जाता है, तो उस केस में जो कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल है वो आपकी पेनल्टी को रिड्यूस या फिर वेव ऑफ कर सकता है। अब सेक्शन इसमें जो सबसेक्शन 2 है वो हमको बता रहा है कि ये जो भी पार्टनर या एम्प्लॉय जिसने क्या करा था, इस तरह की यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी थी, उसको ना तो आप डिस्चार्ज कर सकते हो, ना आप डिमोट कर सकते हो, ना सस्पेंड कर सकते हो, ना ही थ्रेटन कर सकते हो, ना हरास, ना ही डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि अब वो जिंदा ही नहीं रहेगा उसके लिए कि आप उसके साथ ये सब कर पाए। चलिए अगला है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। सेक्शन 34 डील करता है इसमें मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट से। सबसे पहले यहाँ पे बताया है कि आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, जैसा प्रिस्क्राइब किया है उस अकॉर्डिंग करना रहेगा। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट आप बनाएंगे ये आपको हर साल के लिए बनाना है, मतलब जब तक एलएलपी का एग्जिस्टेंस है आपको हर साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप बनाएंगे ये कैश बेसिस या फिर अक्रूअल बेसिस के हिसाब से होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आप जो अकाउंटिंग का सिस्टम फॉलो करेंगे वो रहेगा डबल एंट्री वाला सिस्टम। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहेंगे इनको आपको मेंटेन करना है आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे। रजिस्टर्ड ऑफिस का सेक्शन हम देख चुके हैं कि हर एलएलपी को एक रजिस्टर्ड ऑफिस रखना मैंडेटरी रहता है। अगला, कितने पीरियड के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, तो जितना प्रिस्क्राइब रहेगा उतने टाइम के लिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात आ रही है फॉर्म फाइलिंग की, मतलब हर एलएलपी को साल में 2 फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं। सबसे पहला फॉर्म है इसमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी का। ये कब फाइल करेंगे, तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया है कि इसको आपको फाइल करना है विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है हमारा 31 मार्च को, यहाँ से विद इन 6 मंथ्स में आपको फाइल करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी बनेगा ये बनेगा एज एट द लास्ट डे ऑफ सेट फाइनेंशियल ईयर, मतलब ये बनेगा एज ऑन 31 मार्च। अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी रहेगा ये जाएगा प्रिस्क्राइब फॉर्म, मैनर और फीस के साथ आरओसी के पास में। अगर अकाउंट्स ऑफ एलएलपी को ऑडिट कराना है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी क्लास या फिर क्लासेस ऑफ एलएलपी को एग्जाम कर सकती है कि उनको ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एलएलपी इन सेक्शन के प्रोविजंस का कंप्लायंस नहीं करती है तो उस केस में एलएलपी के ऊपर लाइबिलिटी आएगी 25,000 से 5 लाख रुपए तक की, और जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनके ऊपर लाइबिलिटी आ सकती है 10,000 से मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की। तो पहला फॉर्म हमने देखा था स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। अब हम देखने वाले हैं सेकंड फॉर्म, दैट इज एनुअल रिटर्न। इसके लिए है सेक्शन 35, मतलब एलएलपी को हर साल एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा आरओसी के पास। अब इसके लिए टाइम पीरियड क्या देके रखा हुआ है हमें, 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 60 डेज के विद इन में आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा आरओसी के पास में। अब ये जो एनुअल रिटर्न आप फाइल करोगे ये रहेगा प्रिस्क्राइब मैनर, फॉर्म और फीस में के साथ। अब यहाँ पे बोल रहे हैं जो एनुअल रिटर्न आप ये फाइल करेंगे ये रहेगा एज पर कंपनीज एक्ट 2013, मतलब जिस तरह से कंपनीज एक्ट वाला एनुअल रिटर्न फाइल होता है उसी तरीके से आपको यहाँ पे एलएलपी वाला एनुअल रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। अगर आप इस सेक्शन के प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो एलएलपी के ऊपर लाइबिलिटी आएगी 25,000 से 5 लाख रुपए तक की, और जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनके ऊपर लाइबिलिटी आ सकती है मिनिमम 10,000 से मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की। अगला इसमें बताया है कन्वर्जन इनटू एलएलपी। तो ये हमने शुरू में भी देखा था जब हम शेड्यूल्स देख रहे थे कि शेड्यूल 2, 3 और 4 डील करता है कन्वर्जन से। यहाँ पे अब उसके लिए सेक्शंस भी बता रखे हैं, मतलब उन शेड्यूल्स के अलावा एक्ट्स में भी कुछ प्रोविजन दे रखे हैं कन्वर्जन के रिगार्डिंग। तो जो सेक्शन 55 है वो डील करता है फर्म का कन्वर्जन होता है जब एलएलपी में। तो अगर आप फर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं एलएलपी में तो उस केस में आपको इस चैप्टर के प्रोविजंस और साथ साथ सेकेंड शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आप कन्वर्ट करते हैं प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में तो उस केस में आपको थर्ड शेड्यूल तो फॉलो करना है और साथ ही साथ आपको सेक्शन 56 भी फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट बता रहे हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को आपने कन्वर्ट किया है एलएलपी में तो उस केस में आपको सेक्शन 57 अप्लाई होगा और साथ साथ फोर्थ शेड्यूल भी आपको
ऑब्जर्व करना पड़ेगा उसके लिए। अब सेक्शन 58 बता रहा है हमें रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन। मतलब यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि जब कोई फर्म या फिर प्राइवेट कंपनी या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर वो सारे एक्ट्स का शेड्यूल्स का पूरा कंप्लायंस कर देती है कन्वर्जन के रिगार्डिंग, तो उस केस में जो रजिस्ट्रार है वो डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कर देगा और साथ में वो आपको इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब जो भी आपकी फर्म थी या फिर कंपनी थी अब वो कन्वर्ट हो चुकी है और उसको मिल चुका है एलएलपी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे एलएलपी के लिए एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि उसको इस डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू हुआ था वहाँ से 15 डेज के विद इन उसको इस कन्वर्जन के पर्टिकुलर्स और साथ साथ ये जो नई एलएलपी बनी है इसके पर्टिकुलर्स उसको सबमिट करने पड़ेंगे उस रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को या फिर उस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को जहाँ पे वो पहले रजिस्टर्ड था। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, अगर मैंने कंपनी बनाई थी फीवो प्राइवेट लिमिटेड नाम से, अब मैं उस कंपनी को कन्वर्ट करा रही हूँ एलएलपी में, तो यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि अगर मुझे कन्वर्जन का जैसे मान लीजिए सर्टिफिकेट मिल गया है 15 जनवरी को, तो 15 जनवरी से 15 डेज के विद इन मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस आरओसी के पास में मेरी कंपनी रजिस्टर्ड थी मुझे उसको इंटीमेट करना पड़ेगा इस कन्वर्जन के बारे में। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब एक बार अगर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया, मतलब जो भी आपकी फर्म या फिर कंपनी थी वो कन्वर्ट हो चुकी है एलएलपी में, तो अब यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं जो भी टैंजिबल या फिर इनटैंजिबल प्रॉपर्टी है, जो भी असेट्स हैं या जो भी राइट्स ऑब्लिगेशंस हैं या फिर पूरी पूरी होल ऑफ अंडरटेकिंग जो भी उस फर्म या फिर कंपनी की थी वो सब अब हो जाएगी उस एलएलपी की। और वो जो पुरानी फर्म या फिर कंपनी थी अब उसको ऐसा मान लिया जाएगा कि वो डिसॉल्व हो चुकी है और रजिस्ट्रार उसका रिकॉर्ड्स में से नाम हटा देगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है इसमें फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का, मतलब फॉरेन एलएलपी का कंसेप्ट। डेफिनेशंस में हमने कवर किया था और साथ में सेक्शन 59 है इसके लिए। तो यहाँ पे ऐसा बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पे जो प्लेस ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए रूल्स बना के दे सकती है फॉरेन एलएलपी को। मतलब फॉरेन एलएलपी का मतलब होता था कि ऐसी एलएलपी जो कि रजिस्टर तो बाहर हुई है मगर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। तो बस यहाँ पे इतनी सी बात बोल रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए कुछ रूल्स बना के दे सकती है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप से हम समझते हैं यहाँ पे क्लोजर, मतलब यहाँ पे जब एलएलपी को खत्म करने की बात आ रही है। तो सेक्शन 63 हमें बताता है कि वाइंडिंग अप या फिर डिसोल्यूशन यहाँ पे दो ऑप्शन रहते हैं। मतलब या तो आप वॉलंटरी डिसोल्यूशन कर सकते हो या फिर ये डिसोल्यूशन या फिर वाइंडिंग अप होगा ट्रिब्यूनल के द्वारा। मतलब सबसे पहले एलएलपी क्या होगी, वाउंड अप होगी और उसके बाद क्या होगी, वो डिसॉल्व होगी। अब ट्रिब्यूनल अगर वाइंडिंग अप करवा रहा है तो उसमें फिर ये सवाल आता है कि कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पे ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप करवाएगा। अब उसको हम धीरे धीरे से कवर करते हैं एक टॉपिक को। सेक्शन 64 है, ये हमको बताएगा सर्कमस्टांसेस जिसमें क्या होता है कि जो भी ट्रिब्यूनल है वो एलएलपी को वाइंड अप कराने का बोलेगा। तो सबसे पहला तो इसमें ये है कि अगर एलएलपी ऐसा डिसाइड कर ले तो उस केस में जो ट्रिब्यूनल है वो ऑर्डर कर सकता है कि एलएलपी को वाइंड अप कर दिया जाए। नेक्स्ट, अगर किसी एलएलपी में जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो 2 से कम हो गए हैं, मतलब वहाँ पे एक ही पार्टनर बचा हुआ है और ऐसा कंटिन्यू रहा 6 महीने से ज़्यादा के लिए, तो उस केस में जो ट्रिब्यूनल है वहाँ पे वाइंड अप करवा देगी एलएलपी को। नेक्स्ट, अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि जो भी एलएलपी है वो अपने डेब्ट्स को पे नहीं कर पा रही है, तो उस केस में भी वहाँ पे वो वाइंड अप करने का बोल देगी। नेक्स्ट, अगर एलएलपी ने क्या करा है, इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी या फिर सिक्योरिटी के अगेंस्ट जाके कुछ भी करा है, तो उस केस में भी यहाँ पर ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है वाइंड अप करने के लिए। अगर कोई एलएलपी डिफॉल्ट कर रही है आरओसी की फाइलिंग में, दैट इज वो जो हमने दो फॉर्म्स कवर किए थे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न, अगर वो ये दो फॉर्म्स कंसेक्यूटिव 5 ईयर्स तक के लिए फाइल नहीं करती है तो उस केस में ट्रिब्यूनल जो है वो वाइंड अप करने का ऑर्डर दे देगा। और उसके अलावा ट्रिब्यूनल को जब भी ऐसा लगता है कि वो जस्ट एंड इक्विटेबल है किसी भी एलएलपी को बंद कराना, तो वो उस केस में वैसा ऑर्डर दे देगा।
सेक्शन 65 जो है उसमें बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन को लेके कुछ भी रूल्स बना सकती है। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं मिसलेनियस, मतलब अब जो हमको अदर प्रोविजंस देखने हैं वो यहाँ पे कवर कर रखे हैं। सबसे पहले इसमें बताया मैं सेक्शन 66 में बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ पार्टनर विद एलएलपी, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जो पार्टनर है वो चाहे तो एलएलपी को मनी लेंड कर सकता है और साथ में वो एलएलपी के साथ में कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन भी कर सकता है। अगर वो कोई भी लोन या फिर अदर ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उस केस में पार्टनर के जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस रहेंगे वो सेम टू सेम वैसे रहेंगे जैसे किसी एक नॉन पार्टनर के साथ में डील करा गया हो। अब सेक्शन 67 है, ये हमें बताता है एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, मतलब यहाँ पे हमें ऐसा कुछ बताने वाला है कि कंपनीज एक्ट के भी कुछ ना कुछ प्रोविजंस यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं। सब सेक्शन 1 अगर देखें तो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन देके डायरेक्ट कर सकता है कि कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस हैं जो कि एलएलपी के ऊपर अप्लाई होंगे, या फिर वो ऐसा भी बोल सकता है कि कुछ प्रोविजंस अप्लाई होंगे मगर कुछ एक्सेप्शन या फिर मॉडिफिकेशन के साथ में। सिक्सटी सेवन सबसेक्शन 2 की बात करें तो यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो नोटिफिकेशन देना था तो सबसे पहले नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट जो है रखा जाएगा पार्लियामेंट के दोनों हाउस में। पार्लियामेंट के 2 हाउस रहते हैं, वहाँ पे ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रखा जाएगा 30 डेज के लिए। अब वहाँ पे जब भी सेशन एक्सपायर होने वाला होगा उससे पहले या तो उस नोटिफिकेशन को डिसअप्रूव करा जाएगा या फिर उस नोटिफिकेशन के लिए कुछ भी मॉडिफिकेशन सजेस्ट किए जाएंगे। अगर हम इस नोटिफिकेशन को करते हैं डिसअप्रूव, मतलब पार्लियामेंट के जो भी हाउस थे उन्होंने इस नोटिफिकेशन को कर दिया है डिसअप्रूव, तो उस केस में उस नोटिफिकेशन को इशू नहीं किया जाएगा। मगर मान लेते हैं कि वो नोटिफिकेशन को कुछ मॉडिफिकेशंस के लिए दिया गया है, तो उस केस में जो भी मॉडिफाइड वर्जन रहेगा उस फॉर्म में उस नोटिफिकेशन को इशू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 68 इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो हमने सबसे पहले ऊपर कवर किया था कि यहाँ पे जो भी फाइलिंग होगी वो सब होगी ई फॉर्म में। वेबसाइट हमें बता रखी थी एमसीए की, दैट इज mca.gov.in, मतलब एलएलपी के जो भी फॉर्म्स जाने हैं या जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट होने हैं ये सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने वाले हैं एमसीए की वेबसाइट पे। और वहाँ पे एक छोटी सी रिक्वायरमेंट और बताई थी कि जो भी ये ई फाइलिंग होती है इस केस में आपको नीचे लगाना पड़ेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का डिजिटल सिग्नेचर, ताकि वो उस फॉर्म को या फिर उस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट कर सके कि जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सब करेक्ट है। अब यहाँ पे हमें बता रहा है कि जो भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं रिकॉर्डेड या फिर रजिस्टर्ड हुए हैं सब प्रिस्क्राइब मैनर में। इस कॉपी की, इस डॉक्यूमेंट्स की जो भी आप कॉपी निकालते हैं जो कि आपने आरओसी के पास में सबमिट करी थी, इसको मान लिया जाएगा कि ये सब ट्रू कॉपी है और आप इसको एज अ एविडेंस भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोसीडिंग में। मतलब वो जो आरओसी के पास में इलेक्ट्रॉनिकली फाइल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को आप एज अ सबूत पेश कर सकते हो किसी भी केस के दौरान। नेक्स्ट ये बता रहा है कि आरओसी जो भी इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो सब भी एडमिसिबल है एज अ एविडेंस इन एनी प्रोसीडिंग्स, मतलब आरओसी ने जो भी डॉक्यूमेंट सप्लाई करे हैं ई फॉर्म में वो सब भी आप सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं आपके केस में। नेक्स्ट इसमें है सेक्शन 69 पेमेंट ऑफ एडिशनल फी, मतलब जब आप फॉर्म फाइल करते हैं सबसे पहले तो उसमें आपको बेसिक रिक्वायरमेंट आती है फीस की। जो भी एलएलपी का फॉर्म रहता है उसमें उसकी पेडअप जो भी कंट्रीब्यूशन रहता है जो भी उसके क्राइटेरिया रहते हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें लगती है फीस। अब यहाँ पे बोल रहे हैं पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस, मतलब आपकी नॉर्मल फीस तो रहेगी मगर आपने कुछ डिले करा है तो उसके लिए आपको एज अ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी कुछ एडिशनल फीस। अब यहाँ पे बोल रहे हैं अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट को जो भी टाइम था उसके विद इन फाइल नहीं करा है, ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं आपके पास ऑप्शन है कि आप आगे उस डॉक्यूमेंट को अप टू 300 डेज फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग, मतलब आपकी जो भी फाइलिंग की डेट थी वहाँ से आप विद इन 300 डेज उस फॉर्म को फाइल कर सकते हो। बस उस केस में आपको करना क्या रहेगा, जो भी फीस आपके ऊपर एप्लीकेबल थी वो तो आपको पे करनी है और साथ में आपको एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी 100 रुपीज़ पर डे ऑफ डिले, मतलब जितने दिन का आपका डिले हुआ है इनटू 100 करके आपको उतना अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आप 300 डेज में भी वो फाइलिंग नहीं कर पाए तो यहाँ पे आपको वापस से ऑप्शन दे रहे हैं कि आप जो भी एप्लीकेबल फीस थी आपकी वो उसके साथ में आप एडिशनल फी के साथ में भी वो फाइलिंग कर सकते हैं।
मतलब टोटल ओवरऑल इतना है कि आपको फाइलिंग करनी है विद इन टाइम पीरियड। अगर आप विद इन टाइम नहीं कर पाते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अप टू 300 डेज फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग में भी उस डॉक्यूमेंट को फाइल कर सकते हैं। बस कंडीशन इतनी रहेगी कि आपको जो भी फीस एप्लीकेबल है उसके साथ में आपको पे करनी पड़ेगी कुछ एडिशनल फीस। एडिशनल फीस रहेगी आपकी 100 रुपीज़ पर डे ऑफ डिले। 300 डेज के विद इन भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो भी आपके पास सेम ऑप्शन खुला हुआ है कि आप अपनी नॉर्मल फीस पे करें और साथ में जो भी एडिशनल फीस है वो पे करके आप उस डॉक्यूमेंट को फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ खत्म हो गया हमारा LLP एक्ट का रिविजन।